Assalamualaikum. Good morning. Good morning, everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. How's it going? It's going well. ज़रा ऑपोजिशन के लिए प्रॉब्ली आज का दिन इतना खुशगवार नहीं होगा क्योंकि कल जो है हिस्टोरिक एक नंबर ऑफ बिल्स कौमी असम्बली के जॉइंट सेशन में पास किए गए हैं। ऑलमोस्ट 70। ऐसा लग रहा था एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इट्स मेकिंग अप फॉर लॉस्ट टाइम नहीं होता कि अगर इतने अरसे में और कुछ नहीं हुआ तो आज सब चलो यही तो कर लें, तो आज तो करके ही उठेंगे। कभी पर वैसे भी आप अपने काम घरेलू काम भी कर रहे हो ना, तो कुछ दिनों से लैग चल रहा हो, देन यू वांट टू जस्ट डू एवरीथिंग इन वन गो, और कल ऐसा ही कुछ हमें खैर हुकूमत बड़ी पूरे एतमाद भी हुई है इसके बाद और इत्मीनान भी हासिल हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम ये जहाँ कानून साजी बहुत ज़रूरी है, मुक़र्रना का ये किरदार बड़ा अहम है, वहीं दूसरी तरफ मसाइल का हल भी तलाश करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 3.5 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। चौथे साल में हुकूमत अपने मौजूद है और लोगों के मसाइल जूं के तू हैं। जूं के तू क्या हैं? इनफैक्ट हर गुजरते हफ्ते, हर गुजरते महीने पहले से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कोई भी आप अपनी ज़िंदगी का शोबा उठा के देख लें, गैस आपके घर नहीं आती, बिजली के बिल हमसे अफोर्ड नहीं होते, रुपी इतना डीवैल्यू हो चुका है कि पहले जो खर्चे हो जाया करते थे अब उसी तनख्वाह या उतनी ही कमाई में वो खर्चे नहीं हो पाते। प्लीज ड्रॉ योर अटेंशन टू एक्चुअली द कंडक्ट जिसको कहते हैं ना, जब आपका होता है ये कल के मनाजिर हैं पार्लियामेंट में। और फिर एज ऑलवेज वो सार्जेंट्स एट गार्ड जो पूरे सिक्योरिटी जो होती है उनको आना पड़ा और पूरी एक डिवीज़न बनानी पड़ी बिटवीन द ट्रेजरी बेंचेस एंड द ऑपोजिशन। और अब्दुल्ला अब ये ना पूछे ना कि क्या हुआ, बिकॉज ये तो मामूल सी एक वो बात बन चुकी है कि ये तो होता ही है। तो बहुत शोर शराबा, इनफैक्ट टेंशन इतनी राइज हुई थी व्हेन वी वर वाचिंग ऑन टीवी कि लगता था यहाँ हाथापाई बस हुई कि हुई। अच्छा पता है क्या, मुझे बताइए आप, ये EVM बिल वगैरह पास हो गया अब कल ही ऑपोजिशन ने ऐलान कर दिया कि भाई हम तो अभी से नहीं मानते। बिलावल भुट्टो की आपने तकरीर सुनी, तो कैसे इलेक्शन गैर मुतनाज़े हो सकते हैं? और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ही इस सारे प्रोसेस में लूप में नहीं है जिसने इलेक्शन कराने हैं। खैर बहुत से हम सवाल हो गए हैं, मान कोई नहीं रहा, कुछ सिचुएशन एक बनी हुई है और जिस पे हमने बात भी करनी है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने आज आपके साथ शेयर करनी है। देयर इज गोइंग टू बी अ म्यूजिकल ट्रिब्यूट एज वेल, लेकिन उससे पहले कल म्यूजिकल चेयर तो नहीं, कल जो पार्लियामेंट में होता रहा वो तो कुर्सियां चलने वाली थी ऑलमोस्ट। वॉकिंग टॉकिंग डांसिंग चेयर्स बनी हुई थी। तो आपको ज़रा पूरी एक डिटेल देते हैं, व्हाई नॉट, लेट्स बिगिन। और आपको बताएं कि पार्लियामान के हंगामा खेज मुश्तरका इजलास में हुकूमत ने शोर शराबे, धक्कम पेल और तल्ख कलामी के दौरान 33 बिल्स जो हैं वो मंजूर करा लिए। आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी इंटरनेट के जरिए वोट डाल सकेंगे। कुलभूषण जाधव की भी अब अपील कर सकेगा। तो ये भी एक अहम बिल है, बहुत कुछ है इसमें, एक्चुअली बहुत सी चीजें जिस पे ऑपोजिशन बड़ी तनकीद कर रही है। बिल्कुल जी। और आपको ये भी बताएं कि अहम कानून साजियां रोकने में ऑपोजिशन नाकाम रही। ऑपोजिशन ने ऐवान में मौजूद मुशीरों को गिनने पर एतराज़ किया, दोबारा गिनती का मुतालबा किया और इस दौरान माहौल में गर्मा गर्मी रही। अरकान में हाथापाई बस होते होते रह गई। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ने वज़ीर आज़म और स्पीकर डाइस के गिर्द जो है वो एक पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया। ऑपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां जो थी वो फाड़ दी। बिल्स मंजूर होने पर ऑपोजिशन ऐवान से वॉकआउट कर गई। अच्छा, ये सारी कार्रवाई एक तरफ, लेकिन आमिर लियाकत हुसैन का एक जुमला इस सारी कार्रवाई पर ऐसा लग रहा था कि भारी साबित हुआ। उन्होंने, हम जमहूरियत के बड़े दाई हैं और बड़े बुलंदोबांग दावे भी करते हैं, ऑपोजिशन भी, और वो कहती है कि जी हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत भी कहती है हम इसके आलम बरदार हैं। लेकिन हकीकी सूरत हाल क्या है, ये आमिर लियाकत हुसैन साहब के एक जुमले से वाज़ेह हो गई होगी। खुद चल कर आ गए, आपके तो बड़े गिले शिकवे थे। जी हम आए नहीं, लाए गए हैं, बहुत एहतमाम से लाए गए। और कौन लाया है आपको? भाई जो लाते हैं वही लाए हैं। अच्छा, सो बेसिकली इनका कहना था हम आए नहीं लाए गए हैं। वेरी टेलिंग। अच्छा जी, आगे आपको ये भी बताएं कि ऑपोजिशन तो पहले ही इल्ज़ाम लगा रही थी। अच्छा, पहले इस तरह की बातें हुआ पस पर्दा हुआ करती थी, लेकिन अब बरमला इस तरह की बातें हो जाती हैं और लिटरली बिकॉज वी आर सो इम्यून टू दीज थिंग्स नाउ, व्हिच इज अ बैड एंड अ सैड थिंग,
कि दे डू नॉट इवन मैटर। मतलब है कि इस एक जुमले पे किसी भी जमहूरियत में हंगामा बपा हो सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि ऐसी ढकी छुपी हकीकत है कि सब इसके मोतरफ भी हैं और कोई इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता। नहीं, वैसे ये भी बड़ी टेलिंग बात हो जाती है, बिकॉज ढका छुपा हो तो देन एटलीस्ट यू कैन क्लेम कि वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स द इनसाइड स्टोरी। जब सब कुछ सामने हो रहा हो और तब भी इतनी खामोशी हो या फिर कुछ आगे से हम इस पे क्या ही तबसरा और तज्जिया करें। तो पीटीआई के एमएन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने क्या कहा कि वो कैसे कराची से इस्लामाबाद पहुंचे। अच्छा, बाय द वे ये इन्होंने छोड़ नहीं दिया था, एक दफा ऐलान भी हुआ था। वही तो इनसे पूछ रहे थे एजाज के आप तो छोड़ चुके थे ऑलमोस्ट, मतलब आप तो नाराज थे, तो आप कैसे आए, तो फिर वो कैसे आए, उसके पीछे का अच्छा एक दफा दोबारा सुन लेते हैं, व्हाई नॉट। आप खुद चल कर आ गए, आपके तो बड़े गिले शिकवे थे। जी हम आए नहीं, लाए गए हैं, बहुत एहतमाम से लाए गए। और कौन लाया है आपको? भाई जो लाते हैं वही लाए हैं। अच्छा चलें जी, जो लाते हैं वही लाएं। ओके, ऑपोजिशन तो पहले ही बाय द वे इल्ज़ाम लगा रही थी, आपको पता है ना, ऑपोजिशन पहले ही इल्ज़ाम लगा रही थी कि ये सारा कुछ हो रहा है। खैर बहरहाल आइंदा इंतखाबात ईवीएम से होने की सूरत में नताइज मानने से ऑपोजिशन ने पहले ही इनकार कर दिया। अगर हम सब मिलकर कानून साजी करते तो अगला इलेक्शंस मुतनाज़ा नहीं होते, अगला इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट होते। स्पीकर, हम आज से अगला इलेक्शन नहीं मानते हैं, हम आज से इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स नहीं मानते हैं। साथ ही आपको बताएं कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी तारीख का स्याह तरीन दिन करार दिया और ईवीएम को एवोल्यूशन evil vicious machine का टाइटल दिया। evil vicious machine, EVM। अच्छा सुन ले। स्पीकर, पीटीआई गठजोड़ ने भरपूर वहाँ पे अपना काम दिखाया। स्पीकर ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, कानून कायदे रूल्स को उसने पांव तले रौंदा। मैंने कहा कि इमरान खान न्याजी, आप जितना जोर इस EVM जिसको मैं कहता हूं कि ईवल विशियस मशीन, उसके ऊपर आप जोर लगा रहे हैं। इससे आधी तवानाई आप गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई को ख़त्म करने पर लगाते तो शायद इस मुल्क के हालात इतने बुरे ना होते। लेकिन बाहर कैफ मैं समझता हूं कि हमारी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री का आज स्याह तरीन दिन है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ईविल विशियस मशीन इनका कहना है। साथ ही आपको बताएं कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने इंतखाबी इस्लाहात के बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का भी ऐलान कर दिया है। ये कानून आज पाकिस्तान के कानून नहीं है और मुत्तहिदा अपोजिशन हर फोरम पे, हर प्लेटफॉर्म पे इलेक्टोरल EVMs का बात हो, कुलभूषण यादव का NRO के बात हो, IMF की गुलामी के बात हो, हम मुत्तहिद है। हम हर फोरम पे इन मसले को चैलेंज करेंगे। इनका जो कानून साजी है वो रूल्स के मुताबिक है, तो हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आसिफ जरदारी साहब ने पेशगोई की है कि जिस तरह ये जोर लगा रहे हैं, जिस बीज को लगा रहे हैं, इसका फल कोई और खाएगा। जितना ये जोर लगा रहे हैं, इस बीज को लगा रहे हैं, उसका फल कोई और खाएगा, ये नहीं खाएगा। और साथ ही वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन को कहा कि वो जिद छोड़ दें। दोनों ऐवानों ने बिलों की मंजूरी दी है और इनको कानूनी तौर पर चैलेंज करना मुश्किल होगा। हमने पूरी कोशिश की ईमानदारी से कि इसके ऊपर एक कंसेंसस डेवलप किया जा सके, लेकिन बदकिस्मती से हमने ये देखा कि जिस किस्म का मनफी रवैया अपोजिशन की तरफ से रहा, उसके नतीजे में बिल आखिर पास करने पड़े। बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी दी है, सो कानूनी तौर के ऊपर इसको चैलेंज करना का काफ़ी मुश्किल होगा। इनको फिर ये कहते हैं अपनी जिद छोड़ें, आप हमें नहीं हरा सकेंगे, थके हुए पहलवानों का काम नहीं है। आप अपनी स्ट्रेटजी में तब्दीली करें, हमारे साथ बैठें और जो कवानीन मुल्क के लिए एक नेशनल कौमी मुफाद में है, उनको लेके हम आगे बढ़ने को आज भी तैयार हैं। अच्छा, जो कहा वो तो आप सुन ही रहे हैं कल से और अभी सुन लिया आपने, लेकिन ये क्या था? वो बैठे हुए थे, अचानक से दो लोग आए, नमूदार हुए स्क्रीन के अंदर और वो फ्रेम फिर खुल गए। वो दे वर लुकिंग फॉर सम एयर टाइम और व्हाट? मे बी, आई डोंट नो, वी कैन नेवर से। अच्छा जी, बहरहाल ऑपोजिशन चंद दिन पहले तक तासुर दे रही थी कि हुकूमत कमज़ोर हो चुकी है, सफ़ा एक नहीं रहा, सफ़े फट चुके हैं, सारे सफ़े जुड़े हुए हैं।
बहुत से लोग लाई भी गए, इत्तेहादी भी मान गए, कानून साजी भी हो गई और अपनी ताकत हुकूमत ने साबित कर दिया। अब अपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट में रुजू करने का फैसला किया है। हो सकता है आने वाले दिनों में सियासी और कानूनी जंग मुअज़्ज़ज़ अदालत मुंतकिल हो जाए, लेकिन जो होना था वो हो गया और सर्टनली हुकूमत इसमें कामयाब हुई है और अपोजिशन की नाकामी हुई है। तो डेफिनेटली हुकूमत को फिर हम ज़रा मुबारकबाद भी दे दें और उसके लिए हमें ज्वाइन किया सेनेटर फैसल जावेद खान ने। सेनेटर फैसल, क्या हाल है आपका? और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक भी हो क्योंकि आपने इलेक्शन रिफॉर्म से मुतालिक बड़ी अहम कानून साजी जो है वो कर ली। कल सब कुछ ही हो गया। कल तो वज़ीर आज़म का EVM से मुतालिक दावा था कि नताइज मुतनाज़े नहीं होंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि अपोजिशन ने तो अभी से आइंदा इंतखाबात के नताइज मानने से इनकार कर दिया है। तो इसको आपने किस तरह टैकल करना है? ये तो मज़ीद एक कॉन्फ्रंटेशन और टेंशन होगी, तो क्या सोचा है? ये तो अपोजिशन ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, बजाय इसके कि वो काम करें, मेहनत करें, लेकिन उन्होंने तो पहले ही कह दिया और धांधली के बगैर कभी इलेक्शन जीते ही नहीं है। तो इसीलिए अब जबकि धांधली का चांस ही खत्म हो गया है, तो इसीलिए इन्हें अभी से शिकस्त नजर आ रही है। क्या तो ठीक ही रहे हैं कि अब उनके पल्ले क्या है, अब तो कुछ भी नहीं है। और पूरी तरह से 1970 के बाद आपने देखा कोई ऐसा एक इलेक्शन नहीं था जिसपे धांधली का शोर न मचा हो, और पीपल्स पार्टी और नून लीग बगैर धांधली के कभी ये इलेक्शन में कामयाब नहीं होते। और जो इलेक्शन हम जीते भी हैं उसमें भी बहुत से हलकों में इन्होंने धांधली की है उस निज़ाम के तहत। अब जो निज़ाम आ गया है उसमें तो धांधली की कोई गुंजाइश ही नहीं। चलें, यही मौक़िफ़ अपोजिशन का भी रहा है आपके बरसर इक़्तिदार आने के बारे में। खैर, अभी हम आगे बढ़ते हैं और आपका ये कहना है कि जी इसी तनाज़े को हम ख़त्म करने के लिए EVM मशीनें ला रहे हैं, लेकिन ये तनाज़ा ख़त्म क्या होगा, मज़ीद बढ़ गया। फैसल साहब, हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात के बावजूद, असल तो वो है मामला कि जो बॉडी जो इलेक्शन कराने की मिजाज है इस पर कानून साजी कर ली है। अब अपोजिशन भी सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर चुकी है। आपके पास इतने मजबूत ग्राउंड्स हैं कि अपोजिशन को वहाँ शिकस्त देंगे और सर्टनली फिर सुप्रीम कोर्ट प्रॉबली इलेक्शन कमीशन से भी पूछेगी, और इलेक्शन कमीशन को तो पहले ही इस सारे मामले पर एतराज़ात हैं। देखिए, पहली चीज तो ये क्या कहा जा रहा था कि हम ये पास नहीं करवा सकेंगे, वो भी हो गया है। दूसरी चीज, टेक्निकली स्पीकिंग पार्लियामेंट की कार्रवाई आप लेके जा नहीं सकते हैं, लेकिन सो बिस्मिल्लाह, अगर इनका दिल करता है तो जरूर करें जो भी करना है। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है कि आर्टिकल 222 के तहत कानून साजी करना इख्तियार है पार्लियामेंट का, और आइन के तहत ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना और करप्ट प्रैक्टिसेस का खात्मा करना ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। यह आला अदलिया का हुक्म है जो अभी सेनेट में जो इलेक्शन का केस चल रहा था उसमें मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उस ऑर्डर में ये लिखा है। तो पार्लियामेंट ने अपना काम कर दिया। अच्छा होता कि जॉइंट सेशन की जरूरत ही ना पड़ती, 1.5 साल से हम लगे हुए हैं, तो सेनेट में अच्छा होता कि ये ना रिजेक्ट करते। नेशनल असेंबली पास कर चुकी थी, सेनेट भी पास कर देती। इन्होंने खुद इलेक्शन एक्ट 2017 जो इनकी हुकूमत में, नून लीग की हुकूमत में पास हुआ, जिसमें PTI ने भी इनका साथ दिया था, उसमें इन्होंने EVM डाला हुआ है, उसमें EVM मौजूद है। उस वक्त ये ईवल मशीन नहीं थी, आज ये ईवल मशीन बन गई है। और इन्होंने ECP ने पायलट प्रोजेक्ट्स करने थे और पार्लियामेंट को रिपोर्ट बैक करना था। अब उस पे अमल दरामद हम इसका जवाब हम राना सना साहब से लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अच्छा, अब आपका ये फैसल साहब कहना है कि भाई इसमें तो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं है, इसलिए इसमें धांधली का कोई चांस नहीं है। लेकिन एक और मामला बिल्कुल, कल से एक्चुअली ये तो काफ़ी देर से ही बात हो रही है, आप इसको ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी वोटिंग की सहूलत मिल गई है, जो कि बड़ी अच्छी खबर है उनके लिए। तो EVM के बरक्स ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो इंटरनेट के जरिए अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब EVM के बारे में आपका दावा है कि वो इंटरनेट से इसका कोई लिंक नहीं है, लिहाजा हैकिंग भी नहीं हो सकती, विच इज़ गुड। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो वोटिंग के लिए इंटरनेट का ही इस्तेमाल करेंगे, तो वो कैसे हैकिंग से महफूज रह सकते हैं? ये ज़रा इसके बारे में क्या सोचा है?
बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये आपका हुमा और अब्दुल्ला, आप दोनों का ऑनलाइन बैंकिंग तो आप यूज़ करते होंगे, और आप जब ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई ऐसी सिक्योर किस्म की कोई भी चीज़ करते हैं तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड आता है, और तब वो आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है। बेसिकली वो वेरीफाई कर रहे होते हैं विद योर रजिस्टर्ड नंबर, आपसे वेरीफाई करते हैं, और आप फिर उसमें जो लेयर्स होती हैं वो क्रॉस करके आप सिक्योर होते हैं। आप करते हैं ना यूज़। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूँ जो की जाती है, मैं भी ऑनलाइन बैंकिंग यूज करता हूँ, मुख्तलिफ बैंक्स की एप्स हैं उसमें, लेकिन इट्स कदर ज़बरदस्त मेथड है कि आपको वो SMS आती है, वेरिफिकेशन कोड आता है, आप डालते हैं, फिर OTP आता है। अब टेक से अभी हैं आप दोनों, इसलिए मैं इस लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूँ। तो इंटरनेट OTP लिंक वगैरह की आप बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो उस तरह का कोई सिस्टम होगा जिससे सारा प्रोसेस सिक्योर हो सकेगा, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जा सकती हैं तो वोट भी दिया जा सकता है। लास्टली, और बड़ा अहम ये मामला है, अपोजिशन के दिनों में याद होगा आपको वज़ीर आज़म और उनके साथी ये बयानियाँ बनाते थे कि कुलभूषण यादव को नून लीग हुकूमत छोड़ना चाहती थी, लेकिन कल तो सर उल्टा आप ही लोगों ने इसके लिए कानून साजी करके अपील का हक दे दिया। सर फिर क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? मतलब मज़े का खेज सूरत हाल ही बन गई ना एक दफ़ा फिर। गलत इंटरप्रिटेशन की जा रही है, ऑपोजिशन का बस नहीं चलता, ये झूठ का पलंदा है ऑपोजिशन, ये इनके बस में जो कुछ भी नहीं है, ये कभी इधर टकरे मारे कभी उधर टकरे मारे, जो मुंह में आए बात वो कर देते हैं, किसी चीज की समझ नहीं होती। अपने इन लोगों के जो इनके लोग खामोश लोग हैं जो हमारे साथ कमेटीज में काम करते हैं, जो बड़े जबरदस्त लोग हैं, उनसे पूछेंगे इस बारे में वो क्या कहते हैं। ये बिल्कुल एक मजाइका खेज, एक बेबुनियाद, एक बिल्कुल झूठ पर मबनी एक प्रोपेगेंडा जो है वो अपोजिशन कर रही है। लेकिन अब अपोजिशन के पल्ले रह क्या गया है, वो करें क्या? झूठ के अलावा तो उन्होंने कुछ करना नहीं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल जावेद खान हमसे बात कर रहे थे, एंड एज ऑलवेज बड़ा उन्होंने एक्सटेंसिवली हमें हमारे सारे सवालों का बड़ा अच्छा ऑपोजिशन का झूठ का पलंदा है ये सारा मामला है कुलभूषण यादव वाला, बट यू नो कल कानून साजी तो हुई है इस पे। अच्छा, अब ऑपोजिशन का भी मौक़िफ़ लें। ऑपोजिशन का भी मौक़िफ़ लेते हैं। पता है, सारी सूरत हाल से एक बात अख़ज़ करनी चाहिए कि जो भी सर्टनली ये इम्प्लिकेशंस होती हैं, हमें ये मामलात बहुत सी दफ़ा करने पड़ते हैं, दुनिया के प्रेशर्स भी होते हैं, तो ना तब किसी को गद्दार ठहराना चाहिए था और ना अब इस तरह की बातें होनी चाहिए। टर्मिनोलॉजी निकाल दें, अगर ये निकाल दें तो काफ़ी बातें बेहतर माहौल में हो सकती हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। राना साहब, कल बड़ा हैपनिंग किस्म का दिन रहा, मे बी नॉट ऑल गुड फॉर यू ऑल, लेकिन ये बताएं कि अपोजिशन देखती रह गई, हुकूमत ने बड़ी अहम कानून साजियाँ कर ली। अपोजिशन के तो दावे थे कि हुकूमत अब एक पेज पर नहीं, लेकिन कल जो हमने देखा है हुकूमत यकजा नज़र आई, बल्कि आपके ही लोग कम थे, तो हुकूमत ने तो जो करना था वो उन्होंने कर लिया। अब क्या सोचा है मुत्तहिदा अपोजिशन ने, कुछ कर भी सकते हैं, और साथ ही सर हम अफसोस भी करना चाहते हैं, वो तो कर ही लिया। हुकूमत जो है वो कल कामयाब नहीं हुई, बल्कि हुकूमत जो है वो बुरी तरह से जो है वो नाकाम हुई है। एक ऐसी कानून साजी जिसकी रवायत ये रही है कि वो कंसेंसस से, इत्तफाक राय से होती है, और इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली जितनी जमातें हैं उन सब का इत्तफाक होता है उन रूल्स के ऊपर जिसके तहत उन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है एक दूसरे के ख़िलाफ़। हुकूमत ने कल जो है वो अपनी अदबी अक्सरियत, जो कि चंद वोटों की अक्सरियत थी, और 204 वोट जो है वो उस लेजिस्लेशन के ख़िलाफ़ पड़े हैं पार्लियामेंट में, जो कि कंसेंसस के साथ होनी चाहिए थी। तो ये हुकूमत की जीत नहीं है, बल्कि हुकूमत की जो है ये नाकामी है, और हुकूमत जो है एक ऐसी गैर आइनी और गैर कानूनी कानून साजी करने की जो है वो ज़िम्मेदार ठहरी है कि जो उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। इलेक्शन फ्री और फेयर करवाना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये आइन जो है ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को देता है। ये इलेक्शन कमीशन के पास जो है ये कंसेंसस होना था, और अपोजिशन का पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि आप अपनी तजावीज़ लेके इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, हम भी अपनी तजावीज़ लेके जाएंगे, जहाँ पे कंसेंसस होगा उसके मुताबिक जो है वो कानून साजी हो जाएगी। तो ये हुकूमत ने एक ऐसा बुरा प्रेसिडेंट जो है वो कायम किया है जो कि जमहूरियत के ख़िलाफ़ है,
अच्छा अभी अब इन प्रिंसिपल वो कंसेंसस होनी तो चाहिए, लेकिन जिसके नंबर ज़्यादा होंगे, मतलब हैड यू बिन इन दिस पोजीशन एज वेल, तो शायद आप लोग भी ऑब्वियसली यही करते हैं, नंबर शायद आप ना करते। खैर ये बताइएगा राना साहब के हुकूमत ये कह रही है कि जी बहुत ज़्यादा कुछ चांसेस हैं नहीं आप लोग के अदालत में जाएंगे तब भी, क्योंकि इस तरह से पार्लियामेंट की कार्रवाई को नहीं लेकर जाया जा सकता। इससे पहले भी हमने देखा हुकूमत ने कई हुकूमती इक़दाम को अपोजिशन ने अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया, फिर ठोस हो जाते हैं, कुछ होता नहीं है। इस मरतबा वाकई सीरियस हैं? आप समझते हैं कि आप लोगों के पास इतने मजबूत ग्राउंड्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मुदाखलत करे और इसको रोक सके? यहीं पर फ्री फेयर इलेक्शन करवाना कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है कि फ्री और फेयर इलेक्शन किस तरह से हो सकते हैं। ये ईवीएम का फैसला जो है ये इलेक्शन कमीशन ने करना था और कंसेंसस के साथ करना था, जो कि हुकूमत ने एक तरफा तौर पे एक फ़ैसला जो है वो मुसल्लत किया है। जबकि ईवीएम जो है, जो टेक्निकल लोग हैं जो इस बारे में सारी चीज़ों को जानते हैं, ये बड़ी वाज़ेह है कि ईवीएम जो है ये डूएबल ही नहीं है, ये प्रैक्टिकेबल नहीं है। इसके ज़रिए से इलेक्शन हो नहीं सकता। पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ कि पायलट प्रोजेक्ट किए बगैर आप पूरा इलेक्शन उठाएं और ईवीएम को के हवाले कर दें। ये कई इलेक्शन 4, 5, 6 इलेक्शन जो है जिस तरह से इंडिया में हुआ है, जिस तरह से बाकी ममालिक में हुआ है, और कई ममालिक ने जो है वो इस तजर्बे के बाद जो है पायलट प्रोजेक्ट्स करने के बाद जो है वो इसको छोड़ दिया है और इसको जो है वो सेफ़ ख्याल नहीं किया। तो ये इस तरह से जो है वो होने वाली बात है। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप पायलट प्रोजेक्ट करने की बजाय जो है वो आप पूरा इलेक्शन उठाएं और वो जो है वो आप ईवीएम के हवाले कर दें। ऐसा करने से जो है ये मुल्क एक बदतरीन अनार्की का शिकार होगा और वो इलेक्शन अगर गवर्नमेंट ने इस तरह का अमल जो है वो करने की कोशिश की तो वो इलेक्शन जो है वो एक ऐसी गैर जो है वो सियासी हरकत होगी जो कि मुल्क को डिस्टेबल करेगी और मुल्क को एक अनार्की की तरफ लेके जाएगी और मुल्क में एक ऐसे जो है वो सियासी तनाज़े का बायस बनेगी कि जिसको जो है इस मुल्क को जो है वो डैमेज कर सके, जो नुकसान पहुंचा सके। राइट, ओके राना साहब, बाकी सारी बातें एक तरफ, आपने कल हुकूमत की ताकत तो देख ही ली, तो मुत्तहिदा अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद या इन हाउस तब्दीलियों की जो प्लानिंग हो रही थी वो अभी भी कायम है? क्योंकि कल के बाद तो कुछ और सोच रहे होंगे आप, मतलब उनकी आप स्ट्रेंथ देखें, कल नहीं कुछ कर सके तो आगे क्या करना है? नई हुकूमत की ताकत जो है वो हमने तो एक हफ्ते में, जो लास्ट वेडनेसडे है उस दिन हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं थी, कोई तकरीबन 60 के करीब इनके मेंबर जो है वो शार्ट थे। अब इस एक हफ्ते में जो इन्होंने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के डंडे का सहारा लिया है और इनके अपने बंदे जो तकरीबन को 25-26 के लोग जो है वो इनको वोट नहीं देना चाहते थे। वो ये समझते हैं कि हम इस लाइबिलिटी को जो इन्होंने मुल्क को तबाह कर रहे हैं, ये जो जिस तरह से जो है वो इन्होंने मुल्क की इकोनॉमी को, चले वो तो हमने देख लिया। डॉक्टर आमिर लियाकत क्या कह रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका राना सनाउल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, लेकिन वोट नहीं करना चाहते थे लेकिन वोट हो गए, मतलब अब तो हो गए। चले वो जो भी हुआ, जिस भी सहारे की आप बात कर रहे हैं वो सहारा अपोजिशन भी लेने की कोशिश करती है और वो सहारा अभी हुकूमत को ही मिल रहा है। सो हवाओं का रुख अपेरेंटली तब्दील नहीं हुआ। आपको पता है ना कि कल पाकिस्तान और बांग्लादेश का वो मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो अब्दुल्ला you have a line to share with us? No, because you wanted to say use that. This line, but you use this line, please. Okay, just to spice it up a little bit, बंगाल टाइगर्स का शिकार करने के लिए तैयार हैं शाहीन, उड़ान भर रहे हैं, छोड़ दो। मेरा गर्क हो गया इस लाइन। भाई मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ, मैंने इतनी बिल्डअप किया था। भाई it's going to be Bangladesh versus Pakistan. It is as simple as that. Yes, we wanted to complicate it, but anyway जी, कौमी क्रिकेट टीम जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ कल पहला T20 मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेगी और मुसलसल 3 दिन से प्रैक्टिस जारी है। आज चौथे रोज भी कौमी खिलाड़ी जो है वो प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। T20 वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड्स जो बनाए हैं पाकिस्तान ने, बाय द वे दे आर कमेंडेबल, और ग्रीन शर्ट अब अगले इम्तिहान के लिए बड़ी पुरएतमाद नजर आ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश को भी होम ग्राउंड का एडवांटेज जरूर तो होगा। how should we tackle them and what should be the strategy? Sohail Tanveer साहब, who better than Sohail Tanveer, the legendary Sohail Tanveer, to ask it. बहुत शुक्रिया सोहेल भाई। सोहेल भाई, कल से पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप में, बांग्लादेश भी अच्छी फॉर्म में है, फिर
उनका होम ग्राउंड भी है। क्या समझते हैं, एक अच्छा मुकाबला शायकीन क्रिकेट को देखने को मिलेगा? ये बांग्लादेश अपनी कंट्री में दे ऑलवेज प्ले वेल, और आपने देखा होगा कि उन्होंने बड़ी टीमों को वहाँ पे सीरीज़ हराई हैं। अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, एंड दे बेसिकली रिलाई ऑन द स्पिनर्स। वहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक बनते हैं, तो मेरे ख्याल में बड़ा ही कांटेदार मुकाबला होगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर पाकिस्तान और इवन बांग्लादेश। सो डेफिनेटली एक्साइटिंग सीरीज़ होगी, बट आई गेस कि शायद थोड़ा लो स्कोरिंग मैचेस हमें देखने को मिले, क्योंकि एज अ सेट कि वहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक होते हैं, तो जिस टीम के भी स्पिनर जो है वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे उस टीम। अच्छा, ज़बरदस्त। तो यू साउंड कॉन्फिडेंट, सो वी फील वेरी कॉन्फिडेंट एज वेल। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तानी टीम में कुछ न्यू फेसेस हम देखने लगे हैं कल, तो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ का ये अच्छा मौका है कि अगर कोई नए हैं तो उनको भी चांस दिया जाए, ट्राई किया जाए। डू यू एग्री विद इट? जी बिल्कुल। वर्ल्ड कप इज़ ओवर। अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है, जिनको पूरे वर्ल्ड कप में खेलने का मौका नहीं मिला, आप उनको ट्राई करें, टेस्ट करें। एंड प्लेयर्स लाइक धानी, नवाज इज़ देयर, वसीम जूनियर इज़ देयर, क्योंकि आपको पता है कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप है वो भी विद इन 11 मंथ्स मेरे ख्याल में होना है। नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में है ऑस्ट्रेलिया में, तो आपके पास को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा, क्योंकि आई बिलीव कि अगर आपको वर्ल्ड कप की टीम बनानी है तो वर्ल्ड कप से 3-4 महीने पहले आपको एक फॉर्मेशन बना लेनी चाहिए टीम की। तो कंसिडरिंग दैट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप उन प्लेयर्स को जो कि नहीं खेले वर्ल्ड कप में उनको खिलाएं, और दूसरे साथ ही साथ आप वो प्लेयर जो कि वर्ल्ड कप में लगातार खेलते रहे हैं उनको यू कैन गिव देम अ ब्रेक। सो आई थिंक मैनेजमेंट विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट, और विल सी सम एक्साइटिंग यंग टैलेंट प्लेइंग इन बांग्लादेश। All right, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल भाई for your time and for your analysis। क्या हमारी ब्रेक्स कुछ ज़्यादा आपको लंबी लग रही हैं या कुछ इस किस्म की सिचुएशन है? क्योंकि बीच में आप लोगों के मैसेजेस आना स्टार्ट होते हैं और फिर हमें नहीं पता चलता हाउ लॉन्ग और शॉर्ट इट इज। डू यू फील दैट दीज आर वेरी लॉन्ग ब्रेक्स? आई डोंट फील, क्योंकि वैसे हमारे बिजनेस में ये चीज़ अच्छी मानी जाती है। मतलब आप समझ जाएं कि अच्छी होती है अगर लंबी लंबी। As long as it pays my bills तो ठीक है। अच्छा, और अगली खबर भी आपको क्या पहुंचानी होती है, आपसे आने वाले घंटे में क्या बातें करनी होती हैं, वो भी सारा हम देख रहे होते हैं ना। उसमें से कुछ छांट रहे होते हैं, क्योंकि टाइम कम होता है हमारे पास बेसिकली। अच्छा जी, वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज कराची में आपको पता है ज़रा आग बहुत लग रही है भाई, मतलब इन लिटरल मीनिंग लिटरली आग लगी। एक और मार्केट में आग लगी और वो मार्केट पूरी आग की नज़र हो गई। और मैं इससे पहले भी जब ये वाक़या हुआ था तो हम उस ट्रॉमे का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब इंसान का रोज़ी का अड्डा जलकर खाकस्तर हो जाए। या इमेजिन करें, कल दोपहर को सदर के इलाके में मौजूद विक्टोरिया सेंटर में अचानक खौफनाक आग भड़क उठी। दुकानदारों ने खुद पहले आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कई दुकानदारों की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद सेंटर के बाहर सड़क को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद करके फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई गई। अब्दुल्ला हारून रोड पर 3 रोज़ में आतिशबाजी का दूसरा बड़ा वाक़या है। एक और इसकी वजह यह भी है कि द वेदर इज सो ड्राई कि वो ज़रा सा भी स्पार्क होता है तो फिर विंडी है और ड्राई है, तो that can be one explanation to it. There is no humidity at all. हवा में कोई नमी है ही नहीं ना। 3 दिन पहले कोऑपरेटिव मार्केट में लगने वाली आग से 500 से ज़ायद दुकानें जल गई थीं। 500 दुकानें जल गई, मतलब सैकड़ों घर, सैकड़ों लोगों के रोजगार मुतासिर हुए हैं। इसी पे जरा बात और अब जी हुआ ज़ैनब मार्केट के पास एक और मॉल जो है उसको आग लगी है। अभी हमें ज्वाइन किया अतीक मीर साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट ऑल कराची ताजर इत्तेहाद है। उनसे बात कर लेते हैं। मीर साहब, पहले इतवार को वो कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी और कल ज़ैनब मार्केट के ऊपर भी ये आतिशबाजी का एक वाक़या पेश आया है। बड़ी अफसोसनाक, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, दुकानें जल गई। तो क्या आप दोनों वाक़यात में कोई ऐसी चीज है, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई हो, कुछ निकाला हो, कोई तकरीबकारी मुबैना तौर पर? क्या है, वेदर कैन आल्सो बी अ रोल इन इट? नहीं, ऐसा कहीं कोई वाज़ेह तौर पर इशारा नहीं है, इसलिए कि विक्टोरिया सेंटर में शॉर्ट सर्किट के वाक़े का होना साबित हुआ है। अलबत्ता जहाँ तक कोऑपरेटिव मार्केट का ताल्लुक़ है तो तहकीकाती कमेटी ही बताएगी कि उसमें असबाब क्या थे। सर मीर साहब, कोऑपरेटिव मार्केट और कल फिर ये विक्टोरिया सेंटर की जो आप बात कर रहे हैं, अब तक ताजरों का कितना नुकसान हो चुका है?
हम तो यहाँ ज़ाहिर है यहाँ पर अफसोस ही कर सकते हैं, लेकिन यू नो इट्स रियली हार्ड फॉर देम। एक इतने सेल्समैन, सेल्स पर्सन, जितने लोग दुकानों से जुड़े हुए थे, जिनकी अपनी दुकानें थीं, जिनका करोड़ों का माल जल गया, क्या कोई एस्टिमेट लगाया गया है? देखिए, ये मैं समझता हूँ नुकसान के अतबार से ताजिरों के लिए क़यामत सुग़रा से कम नहीं है, इसलिए कि 400 से ज़्यादा दुकानें कोऑपरेटिव मार्केट में जल गईं, मुकम्मल तौर पर सामान बर्बाद हो गया। इसी तरह 50 से ज़्यादा गोडाउंस थे जो विक्टोरिया सेंटर की टॉप पर थे। मैं समझता हूँ कि दोनों का तखमीना अरबों रुपए में है। अगर हम कोऑपरेटिव मार्केट जो सदर में सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे ज़्यादा स्टॉक उन दुकानों पर मौजूद रहता था, तो अब 100 करोड़ अगर हम कम से कम तखमीना लगाएं तो ये बेजाना होगा। इसी तरह विक्टोरिया सेंटर में बहुत बड़े गोडाउंस थे जिनके बारे में वहाँ लोगों का कहना है कि 50 करोड़ से ज़्यादा नुकसान हो चुका है। अच्छा मीर साहब, कोऑपरेटिव मार्केट आतिशज़दगी के वाक़े पर सिंध हुकूमत ने एक इन्वेस्टिगेटिव कमेटी जो है वो तश्कील दी है, तो क्या आप अब तक की तहकीकात से मुतमईन हैं? देखिए, अब तक तहकीकात में कोई वाज़े बात सामने नहीं आई है, लेकिन सरकार जब ज़िम्मेदारान के ज़रिए तहकीकात करवा रही है तो बेहतर है कि इस पर उन लोगों को भी शामिल किया जाए जो स्टेक होल्डर्स हैं, मार्केट के लोग हैं, चेंबर्स के लोग हैं, उनका शामिल होना ये ज़रूरी है ताकि तहकीकात शफाफ हों और उसमें कोई भी बदगुमानी का शायबा ना रहे। बहुत शुक्रिया। एक रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले इस्लामाबाद में भी एक आग लगी थी और एक अपार्टमेंट, एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में। बड़ा मुश्किल है फायर ब्रिगेड्स को भी इन जगहों पे पहुंचना। दैट्स आल्सो अनदर प्रॉब्लम। सोहेल वड़ाइच साहब इस मिदास, बहुत शुक्रिया वड़ाइच साहब। वड़ाइच साहब का पार्लियामेंट का हंगामा खेज इजलास, इंतहाई अहम कानून साजी हो गई है, EVM का मामला तय हो गया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी वोटिंग का इख्तियार हासिल हो गया। ऑपोजिशन ने तो अभी से बाय द वे ऐलान कर दिया है कि EVM के ज़रिए इंतखाबात का नतीजा नहीं माना जाएगा। अब हुकूमती मौक़िफ़ था कि इलेक्शन मुतनाज़ ना हो। अब इलेक्शन तो समहाउ मुतनाज़े ही होंगे, अगर इसके तहत भी होंगे, अगर नहीं होंगे तो हुकूमत नहीं मानेगी। तो आइंदा इंतखाबात गैर मुतनाज़े हों, इसकी कोई सूरत बनती नज़र आती है आपको? देखिए, अगर कल की लड़ाई की बात की जाए तो कल एक दफ़ा तो हुकूमत जीत गई है, उससे मादी फतह हासिल हुई है और ज़ाहिर है मादी फतह का एक अपना नशा होता है। हुकूमत बड़े अरसे से ये लेजिस्लेशन करना चाह रही थी और अपोजिशन मान नहीं रही थी, लेकिन अब बग़ैर मशवरा किए इन्होंने ये जो है लेजिस्लेशन कर लिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मादी फतह के बावजूद इखलाकी फतह नहीं हुई हुकूमत को, क्योंकि अगर कंसेंसस के साथ ये करते, अगर अपोजिशन को मशवरे में शरीक करते, तो शायद ये जो लेजिस्लेशन, ये कानून साजी हुई है, ये देर पा होती। ये कानून साजी अब देर पा नहीं होगी। जब अपोजिशन इसको कंट्रोवर्शियल बनाएगी, अदालतों में लेके जाएगी, और जब भी अपोजिशन को मौका मिलेगा, जब उसकी मेजॉरिटी होगी, ये इसको अनडू कर देगी। तो मेरा ख़्याल है कि ऐसी लेजिस्लेशन करनी चाहिए जिसकी वैल्यू देर पा हो, जिसको सब माने, जिस पे कंसेंसस हो। तो मेरा ख़्याल है कि अभी से इलेक्शन के कंट्रोवर्शियलिटी जो है उसकी तरफ हम चल पड़े हैं। हुकूमत बेशक मादी फतह हासिल कर चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ इंतखाबात पर अगर दाग लगेगा तो ये कोई अच्छी कोशिश नहीं होगी। अच्छा वड़ाइच साहब, अब अगर ज़रा पीछे चले जाएँ थोड़ा सा ही, तो अपोजिशन अब तो कुछ दिन पहले तक दावे कर रही थी कि हुकूमत का एक पेज पर नज़र नहीं आ रही, हुकूमत इत्तेहादी भी साथ छोड़ गए हैं, बहुत सी इस किस्म की बातें हो रही थी। लेकिन कल पार्लियामान के इजलास के बाद अपोजिशन के ये सारे दावे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, क्योंकि बज़ाहिर तो हुकूमत और दीगर फरीक जो है वो एक पेज पर ही नज़र आ रहे थे, बिल्कुल एक पेज पर ही लग रहे थे। 33 बिल्स पास हुए हैं, ऐसे ही तो नहीं हो गए। तो क्या हकीकत इत्तेहादी भी सारे राजी हैं? एग्जैक्टली, सब अच्छा ही लग रहा है। तो ये क्या हो रहा है और अपोजिशन किस तरह असेस कर रही है सिचुएशन को? देखिए जी, ये तासुर के शायद हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पेज पे नहीं है, उसकी वजह से जॉइंट सेशन में हुकूमत को शिकस्त हो जाएगी, ये ख्याल ख़ाम था। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन की ना तैयारी थी, ना ऐसा माहौल है कि हुकूमत को गिरा दिया जाए और हुकूमत को शिकस्त हो जाए। मेरा ख़्याल है कि ये जो हुआ है
तवक्कुआत भी इनके ऐन मुताबिक थी, हुकूमत ने जीतना ही था। हाँ, ये ठीक है कि अपोजिशन को एक मौका मिल गया है। अब अपोजिशन गुस्से में आकर, रद्द अमल में आकर तहरीक चला सकती है, कोर्ट के अंदर जा सकती है, आवाम की तरफ जा सकती है, अपनी एफ़र्ट तेज़ कर सकती है, नो कॉन्फिडेंस ला सकती है। लेकिन अपोजिशन जितनी देर तक इकट्ठी नहीं होती, जितनी देर तक इसका तासुर इकट्ठा होने का नहीं होता, उतनी देर तक ये तवक्को करना कि हुकूमत को ख़ुद ही शिकस्त हो जाएगी, ये तो मेरा ख़्याल है बड़ा खाम ख्याली। अच्छा वड़ायत साहब, अपोजिशन ने पहले भी मुख्तलिफ मौक़ों पर हुकूमत के ख़िलाफ़ अदालत जाने का ऐलान किया। हम वैसे अपोजिशन से भी पूछ चुके हैं, लेकिन इस बार फिर वही बातें हो रही हैं। आपके ख़्याल में संजीदगी से अदालत जाने की तैयारी भी हो रही है, बस सियासी बयान आते हैं यहाँ फिर? मेरा ख़्याल है संजीदगी से जाएंगे भी, और क्योंकि उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने भी इस जो लेजिस्लेशन है इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं, और इसलिए हो सकता है कि अपोजिशन के ख़यालात और इलेक्शन कमीशन के ख़यालात दोनों मिल के सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ वज़न रखें। और ज़ाहिर है पहले भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि कई मुश्तरका पार्लिमान के जो लेजिस्लेशन है वो उड़ी है, कई दफ़ा पार्लिमान की लेजिस्लेशन उड़ी है कोर्ट के अंदर। लेकिन देखना होगा कि क्या अदालत का माहौल, क्या सियासत का माहौल ऐसा हो गया है कि हुकूमत की चीज़ें अदालत उड़ाना शुरू कर दे और सियासत इस हद तक हावी हो जाए कि हुकूमत जाने की राह हमवार हो जाए। अभी मेरा ख़्याल है बिल्कुल फ़ौरी तौर पर तो ऐसा नहीं है, आने वाले कुछ महीनों में ऐसा हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। लेकिन डेफिनेटली कुछ ऐसे लीगल एस्पेक्ट्स हैं इस इशू के जिनकी भी हमें समझने की ज़रूरत है। मुनीब फ़ारूक ने हमें ज्वाइन किया है, लीगल एक्सपर्ट है। मुनीब, अपोजिशन ने हुकूमती कानून साजी पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझा दें कि आपके ख्याल में पार्लियामान में होने वाली कानून साजी अदालत में चैलेंज हो सकती है, और इससे बढ़ के अपोजिशन के पास इतने मजबूत दलाइल हैं कि वो अदालत को कायल कर सकें? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक चीज़ है कि प्रेसिडेंट होना मौजूद है, अदालत कोई भी कानून स्ट्राइक डाउन कर सकती है। अगर अदालत ये समझे कि उसको बनाने के पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव है, कोई ऐसा मोटिव है जो कि कानून और आइन के जो टच स्टोन्स हैं उनके ऊपर पूरी तरह नहीं आता, और उसमें हुकूमत कुछ ऐसा करना चाह रही है जिससे पब्लिक एट लार्ज को नुकसान पहुंचेगा। अब क्योंकि ये मामला पब्लिक इंटरेस्ट का है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो या इंटरनेट वोटिंग हो, उसकी इम्प्लिकेशन तो बहरहाल पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर होगी, और लोगों का इंटरेस्ट भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो एक तो ये कि 184(3) के ज़ुमरे में तो ये आता है, आर्टिकल 184(3) के ज़ुमरे में तो ये ऑलरेडी आ जाता है। इसको आसानी से अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। अदालत क्या फ़ैसला करेगी दैट डिपेंड्स के आर्गूमेंट्स क्या दिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि उस पूरे मामले का जो हैसियत कानून के तालिब इल्म के मैं समझता हूँ कि जो लिंचपिन होगा वो आर्गूमेंट होगा या वो डॉसियर या स्टेटमेंट होगा जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ही इंतखाबात कंडक्ट करवाने हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसके हवाले से ऑलरेडी अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं। तो डिपेंड करता है कि अदालत में जब मामला जाएगा तो क्या होगा। लेकिन मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव समझा दिया है कि किस किस का क्या क्या रोल होगा, और ऑब्वियसली अपोजिशन ये कह सकती है कि जहाँ कोई कंसेंसस नहीं है, कोई ऑन बोर्ड नहीं है, इवन इलेक्शन कमीशन भी ऑन बोर्ड नहीं है, तब भी इन्होंने इस तरह की तरमीम पास की हैं जो कि स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी या स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की आप बात कर ही रहे हैं, तो मुनीब, इलेक्शन कमीशन और अगर अपोजिशन की आवाज़ एक हुई तो उस बात में वज़न आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में अगर ये केस चलता है तो? देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन अदालत में जाने का है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब कानून साजी से तो पार्लियामान को नहीं रोका जा सकता। वो इलेक्शन कमीशन भी या कोई और भी इदारा उन्हें नहीं रोक सकता। अगर उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन में कुछ रुकावटें हैं, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है, हुकूमत के ताबे नहीं है, अगर वो ये समझता है कि ये कानून जो इनेबल कर रहा है अगले इंतखाबात में पूरे पाकिस्तान को कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या कोई इक्विवेलेंट जो भी टेक्नोलॉजी हो उसके इस्तेमाल के ज़रिए किया जाए, और अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि जेन्युइन कैपेसिटी इश्यूज़ हैं, इम्प्लीमेंट होना एट दिस बिग स्केल बड़ा मुश्किल होगा, तो फिर इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ ज़रूर ले सकता है। वो इनएबिलिटी को ज़ाहिर कर सकता है, अदालत में ले जा सकता है और बता सकता है कि इसमें क्या इश्यूज़ हैं। लेकिन
मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है शायद इलेक्शन कमीशन बहुत जल्दबाजी नहीं करेगा और ख़ुद लेकर इसे कहीं नहीं जाएगा इस कानून को। ये शायद इलेक्शन कमीशन से जब जवाब कोई इदारा मांगेगा, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट जब मांगेगी और जब अपोजिशन अगर चैलेंज करती है इस सारे मामले को, तो फिर इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ सामने रखेगा। लेकिन कानून साजी पर पाबंदी कोई दूसरा इदारा नहीं लगा सकता। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात अपनी जगह मौजूद, उनको हुकूमत ने कंसिडर किया नहीं किया, कंसेंसस ऑपोजिशन के साथ बना नहीं बना, दैट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कि वो नहीं बना। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात मौजूद है, रिजल्ट क्या निकलता है वो आने वाला वक्त बताएगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुनीब, थैंक यू राइट साहब। सो हमने कानूनी ऑप्शंस क्या है उस पर भी बात कर ली और सियासी जो असरात हो सकते हैं हो रहे हैं उस पर भी बात कर ली है। अच्छा जी, अच्छा ये महंगाई का सैलाब पूरी दुनिया में ही आया है, लेकिन सैलाब के जो रेले पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं इसकी मिसालें मिलना भी मुश्किल ही है। लेकिन वैसे हमें ये कंपैरिजन छोड़ देना चाहिए, ये पूरी दुनिया वाला ना, और हमारा दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो अपने आप से ही लेना देना है ना। वज़ीर आज़म इमरान खान ये कह रहे हैं, तसल्ली रखें कि पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई सर्दियों तक है, महंगाई के खिलाफ बड़ा पैकेज आने को है, लेकिन साथ ही ये भी बता दिया है कि पेट्रोल मजीद महंगा होगा। अच्छा, ये कैसे होगा, दोनों चीज़ें कैसे होंगी? हमारे दूसरे जो मुखालिफ हैं वो बहुत ही लोग, गुर्बत बढ़ गई, तबाही हो गई, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में महंगाई का सैलाब आया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो महंगाई का सैलाब ये बाहर से आ रहा है, तेल की कीमतें दुगनी हो गई हैं 3 महीने में, खदशा ये है कि वो और भी बढ़ेगा। ये सिर्फ सर्दियों तक है। इंशाल्लाह मुझे पता है लोगों को मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह हम निकालेंगे। और एक आने वाले दिनों में इतना बड़ा हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद ये होगा कि हमारे आम आदमियों की जो मुश्किलें पड़ी हुई हैं उनकी हम मुश्किलें आसान करें। लेकिन स्टेट बैंक के जो डेप्यूटी गवर्नर है ना, उन्होंने तो बड़ा ही वार्न कर दिया। उन्होंने कहा है कि जी 1 जुलाई से 12 नवंबर तक रुपए ने डॉलर के मुकाबले में 10.3% तक कदर खोई है और इम्कान है कि रुपए की कदर में कमी के असरात 2 से 6 महीनों में मजीद महंगाई की सूरत में सामने ये सारा मामला हमने डिस्कस इसलिए भी करना है क्योंकि वज़ीर आज़म की ये स्टेटमेंट कुछ समझ नहीं आ रही है एंड वी आर गोइंग टू टेक सम हेल्प। मुज़म्मिल असलम हु इज़ द स्पोक्स पर्सन टू एडवाइजर ऑन फाइनेंस, वो हमारे साथ है। मुज़म्मिल प्लीज़ हमें पहले तो ये समझा दें कि साथ साथ ये कहना, जस्टिफिकेशन देना कि जी पूरी दुनिया में महंगाई आई है और लिहाजा हमारे यहाँ भी आई है और सिर्फ सर्दियों तक रहेगी, लेकिन पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, मतलब ये क्या इक्वेशन दी जा रही है, प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन कर दें। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर हुकूमत अपना टैक्स ले रही हो जो कानून इजाज़त देती है, तो आज पेट्रोल की कीमत 195 रुपीज़ पर लीटर होनी चाहिए थी, लेकिन है कितनी 145 रुपीज़ पर लीटर, यानी कि 50 रुपये पर लीटर हुकूमत ने अपना जो टैक्स था, जो अपनी आमदनी थी, जिस पे उसने बजट बनाया हुआ था, जिससे उसने तनख्वाहें देनी थी, वो जो है वो लूज़ कर रही है। उस 50 रुपये में जो सबसे अहम चीज़ है सेल्स टैक्स 17% जो हुकूमत लेती थी 0% हो गया, यानी कि अभी इस कीमत में कोई सेल्स टैक्स नहीं है। अब आप ये कह रही हैं कि मजीद अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल बढ़ता है तो प्राइम मिनिस्टर जो है कौम से सेल्स टैक्स लेने की जगह कौम को सेल्स टैक्स देना शुरू कर दें, तो वो जो कौम को अगर सेल्स टैक्स फर्ज करेंगे देना भी शुरू कर देंगे तो वो कर्ज लेंगे, और वो कर्ज भी किसने अदा करना है, कौम ने अदा करना है, आपने अदा करना है, अब्दुल्ला ने अदा करना है, और शायद थोड़ा बहुत अगर मैं रिटायर नहीं हुआ तो मैंने भी अदा, रिटायर हो भी गया तो करना पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल तो चाहिए मुझे भी। तो ये बात समझने की है और आपके थ्रू सबको समझाने की है कि आलमी मार्केट से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। जो चीज़ आपके मुल्क में पैदा नहीं होती, जो 80-85% आप बाहर से मंगाते हैं, उसकी आपको पेमेंट करनी है, और वो पेमेंट करनी है और उसके जो रेट है उसके तनासुब से आपने बेचना है। अब आपके मुल्क में पहले गैस पैदा होती है, आपको पता है दुनिया की सबसे सस्ती गैस इस मुल्क में हम दे रहे हैं, अभी तक दे रहे हैं आज की तारीख तक। अब अब्दुल्ला कह देंगे अभी तो सर्दियों में गैस ही नहीं आएगी, वो एक अलग मेरे घर तो आती नहीं है। सुबह सुबह आप 6 बजे उठ के ठंडे पानी से नहा के दफ्तर आए ना, तो मैं आपसे पूछ यार अब्दुल्ला, मैं भी कराची में रहता हूँ, मेरे घर तो आती है, आए मेरे घर नहा लिया कर यहाँ के। नहीं, मैं आपको बता, मैं मतलब है कि क्या मुज़ायक़ा है, मैं यहाँ क्यों गलत बयानी करूँगा, गैस नहीं आ रही कराची में, बहुत से फेजेस में। आप और मैं कराची में रह रहे हैं,
तो मेरे घर तो आ रही है। देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत से लोगों के घर वाकई गैस नहीं आती। एक छोटी असेसमेंट तो हम लिटरली अपने ऑफिस में बैठे भी कर लेते हैं। आप बड़ी अच्छी आपकी किस्मत अच्छी है कि आपके घर गैस आ रही है। मेरे यहाँ इतना लो प्रेशर होता है कि वो गीजर का पायलट बंद हो जाता है। खैर दैट्स नॉट व्हाट वी आर डिस्कसिंग। हम आपसे बस ये जानना चाहते हैं कि सर्दियों के बाद महंगाई खत्म हो जाएगी सर? नहीं, देखिए पहले तो महंगाई को समझने की कोशिश करें। नहीं सर, मैं तो आपसे वो पूछ रहा हूँ, हम समझ लिया कि महंगाई है आलमी मार्केट में, जाहिर है पेट्रोल बढ़ता है, आप लोग नहीं, आप लोगों को भी बढ़ाना पड़ेगा, ये तमाम मजबूरियाँ हैं, मगर सर्दियों के बाद सर खत्म हो जाएगी। हाँ, मैं अब यही समझा रहा हूँ कि जो हम महंगाई या कोई भी हुकूमत महंगाई बोलती है उसका मतलब होता है चेंज इन प्राइस। और चेंज इन प्राइस का मतलब ये होता है कि एक साल पहले अगर एक चीज 100 रुपए की थी तो वो अगले साल अगर 105 की होगी तो हम कहेंगे 5% महंगाई। हालांकि पिछले साल से 5 रुपए महंगी हो गई है, लेकिन हम कहेंगे महंगाई कम हो गई है, 5% हो गई क्योंकि पिछले साल 10% थी। तो इस चीज को पहले समझ लें। लोग हमारे पाकिस्तान में ये समझते हैं कि महंगाई अगर 100 रुपए की एक चीज है और हम कह रहे हैं कि महंगाई कम हो जाएगी तो शायद 90 की हो जाएगी। ये नहीं होता। मईशत में महंगाई को कहते हैं कि पिछले साल के तनासुब से कम बढ़ेगी। तो ये जहन में रखें। इसीलिए जो है हर साल तनख्वाहें बढ़ती है, आमदनी बढ़ती है, चीजें होती हैं। तो अगर ये नहीं समझेंगे हम तो हम अपने आप को मिसलीड करते रहेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि ये सर्दियां हैं फिर महंगाई कम हो जाएगी, महंगाई कम होने का मतलब ये कि उस रफ्तार से चीजों की कीमतें नहीं बढ़ेंगी जैसे पहले। वैसे मुजम्मिल साहब ये बड़ी ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट है जो तनख्वाहें बढ़ने वाली बात आपने की है ना, एज इफ कि पूरे मुल्क में यही सिलसिला चला आ रहा है कि जी हर साल बढ़ती। ये नहीं होता। यू आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, अ सर्टेन चंक जिनके इतनी माशाल्लाह बड़ी अच्छी उनकी किस्मत है कि इस तरह उनकी तनख्वाहें भी बढ़ती हैं। द रेस्ट ऑफ द कंट्री हैज टू सफर। देखिए बात ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं, हम जब मईशत की बात करते हैं ना तो हम एग्रीगेट ले लेते हैं, पूरे मुल्क को जमा करके उसकी फिर एक एवरेज देते हैं। उसमें बहुत सारे लोग नीचे जा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग ऊपर जा रहे होते हैं। तो ये आप ये कहें कि अगर 100 के 100% लोग एड्रेस हो जाएं उसी साल, हर साल, ऐसा नहीं होता। कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे जाता है, एक एवरेज की बात हो रही होती है। तो जब हम बात कर रहे होते हैं आपके साथ तो आप लोग कहते हैं कि उस आदमी की तनख्वाह गिर गई, उसके घर का बजट बना दें। एक मैं आपको मिसाल दे दूंगा, इसकी तनख्वाह बढ़ गई है और ये खुशहाल है। तो अभी जो हमारे हालात है माशी, इसको आप समझने की कोशिश करें कि हमारी आबादी का 50% से ज्यादा देहाती इलाकों में रहता है। अगर हम कहते हैं महंगाई है, आज महंगाई का मतलब क्या है कि अगर वो चीज आप मेरे से खरीद रहे हैं और महंगी हो गई तो वो मेरा गेन है और आपका लॉस है। अगर मईशत में ज्यादा गेन करने वाले लोग हैं और लॉस करने वाले कम लोग हैं तो परचेजिंग सर आप लोग किसानों के बारे में भी यही क्वेश्चन देते थे। किसान कहता है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई है, तो हमारे बारे में जो ये कहा जा रहा है कि हमारा किसान मिलाएं तो सही। अच्छा सर, एक और बात आपसे डिस्कस करनी है। पेट्रोल सर्टनली दुनिया में बहुत महंगा है। अभी माई सिस्टर इज ऑल्सो विजिटिंग, तो आई वाज स्पीकिंग टू हर, बट यू नो दुनिया में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। फॉर इंस्टेंस एक ऑप्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में बेतहाशा इस्तेमाल हो रही है। आप किसी सरकारी इमारत चले जाएं, उनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल, फ्री चार्जिंग स्पॉट्स हैं, वहाँ मॉल्स चले जाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारे पास तो ऑप्शंस ही नहीं है। 2-2 महीने हो गए हैं बहुत सी दुनिया को पेट्रोल डलवाए हुए जब से पेट्रोल दुनिया में महंगा हुआ है, बिकॉज दे हैव ऑप्शंस। हमारे पास अभी पिछले हफ्ते गाड़ियों की आपको पता है कीमतें बढ़ी हैं दोबारा। एक 1200 सीसी गाड़ी भी 1.5-2 लाख रुपए महंगी हो गई है। तो हम तो किसी और ही दुनिया में ज़माने में रहते हैं। नहीं, हम बड़े अच्छे ज़माने में और बड़े मॉडर्न ज़माने में रहते हैं। थोड़ा सा आप जो है ना परेशान हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है पाकिस्तान में ड्यूटी ही नहीं है, 0 ड्यूटी पे है, और जो इन्होंने पॉलिसी दी है, लेकिन वो महंगी बहुत है। करोड़ों की गाड़ी है ना, भी ड्यूटी डालें तो कितने लोग अफोर्ड कर लेंगे? नहीं तो अब मुफ्त की तो नहीं, मैं तो नहीं बनाता ना, पाकिस्तान तो नहीं बनाता। जितने की वो कीमत है वो बेच रहे हैं ना, और भी यहाँ पे भी इंकरेज करें कोई पॉलिसियां लाएं, तो हम फिर अपने आप को दुनिया से कंपेयर भी ना करें ना। फिर अब्दुल्ला, मैं आपको एक करेक्ट कर दूं एक और चीज में कि पिछले 3 महीने में दुनिया में बिजली की कीमतें पेट्रोल से ज्यादा बढ़ी हैं। आपकी सिस्टर है, जरा उनसे पूछिएगा ये भी कि आपकी बिजली का बिल कितना सर आपको पता है ना कि और गैस ग्रीन वर्ल्ड के तहत अभी तो इनकरेज किया जा रहा है ना, फ्री चार्जिंग पॉइंट्स भी लगे हुए हैं। नहीं, वहाँ पे उनके बिजली के बिल और यूटिलिटी बिल्स छत फाड़ चुके हुए हैं और वो रो रहे हैं। पाकिस्तान में तो गैस का बिल नहीं बढ़ा, बिजली अभी सिर्फ 10% बढ़ाई है। पूरी दुनिया में लास्ट 3 मंथ्स में इन लाइन विद पेट्रोल बिजली और गैस भी बढ़ चुकी हुई है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ ग्लोबल क्राइसिस और एनर्जी इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस हियर। हम बाहर से मंगा रहे हैं,
लेकिन अभी भी वो तो सस्ती दे रहे हैं। बिल्कुल, वो मुझे ओवरसीज पाकिस्तानीज की वो वीडियो याद आ गई जो पीटीआई ऑफिशियल के पेज से आपसे गुफ्तगू करते हुए। यार अब देखें, हम तो एक इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं, पीटीआई पीएमएलएन को 2 मिनट के लिए साइड पे करें ना। हम एक जेन्युइन बात कर रहे हैं। आपने अपनी सिस्टर की बात की, मुझे खुशी हुई कि एक आपने जो वहां पे उन्होंने हालात बताए, मैं आपको हालात बता रहा हूँ। इस वक्त पीटीआई को भूल जाए, वो जरूर अपनी तारीफ करेंगे, पीएमएलएन वाले बदनामी करेंगे, तो ये इस तरह आम आदमी को राइट चीज नहीं पहुंचेगी। सर, आम आदमी की इस वक्त हालत का अंदाजा है आपको, सिंस यू द स्पोक्स पर्सन एज वेल, आपको सिर्फ मुझे टेंशन पता है आपसे बात करते क्या होती है, बिकॉज यू थिंक एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, तो शायद प्रॉब्ली कुछ किया ही नहीं जा रहा होगा। थोड़ी सी अगर ये इदराक मुझे आपकी गुफ्तगू से नजर आ जाए ना कि आम आदमी मुश्किल में है, तो मुझे सिर्फ दिल में ही तसल्ली हो जाए कि हाँ, आपको मेरा दर्द तो है। नहीं, एक से मुजम्मिल साहब, जब हम ये कंपैरिजन बाहर के मुल्कों से करते हैं तो हम ऐसे कंपैरिजन करते हैं कि बिफोर ऑल दिस सिचुएशन हम इक्वल थे। हम कभी भी बाहर से इक्वल नहीं थे इन टर्म्स ऑफ ऑल आवर फाइनेंसेस एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। तो अब उनसे कंपैरिजन का क्या फ़ायदा? अब उन पे टेंशन अगर पड़ी है, पूरी महंगाई है, नहीं सुन लें, महंगाई हुई है, बाहर भी इक्वली हुई है सब कुछ, लेकिन दे वर इन अ गुड स्पेस, दे वर इन अ गुड स्पॉट टू टैकल इट। वी ऑलरेडी वर नॉट, तो हमें उसका बोझ ज़्यादा नज़र आ रहा है अपने मुल्क में, वो कंपैरिजन बनता नहीं। पहले अब्दुल्ला, आपने प्राइम मिनिस्टर की भी एक स्पीच दिखाई थी, उसमें पहला एडमिशन किया था कि महंगाई से इनकार नहीं है। और ये मैं बार बार कहता हूँ आपको, एक दफा नहीं 10 दफा कहता हूँ कि महंगाई है। आपको किसने कहा मैं कह रहा हूँ कि महंगाई नहीं है? दूसरी बात, अब आप आ जाए हुमा पे। हुमा, इकोनॉमिक्स में हम एक चीज बोलते हैं हमेशा, एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब ये कि आज से पहले हमारा और उनका जो इनकम गैप था, वो उसको हमने कांस्टेंट रख के हालात देख रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक्स का एक पहला रूल है। पहले ये नहीं था कि हम उनके बराबर चल रहे थे, हम आज भी उसी गैप से चल रहे हैं। बात यह है कि हमने कितना जो है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इस कौम को दे रहे हैं। हमारी कैपेसिटी क्या है? पहले आप हमारी कैपेसिटी तो देखें। अब आप एक कहेंगे गधा गाड़ी में ट्रक का सामान ला दो, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम जो है एक हमारी जो कैपेसिटी थी उसमें हमने बेस्ट परफॉर्म किया। इकोनॉमिक्स का आप वो उठा ले, नंबर 1 अंडर द कोविड सर्कमस्टांसेस, जिसमें कहते थे पाकिस्तान तो उड़ जाएगा, उसमें वी आर नंबर 1। और आप लेट मी टेल यू वन थिंग, हम इस जो आलमी महंगाई का बुरान है ना, दुनिया बाद में निकलेगी, हम पहले निकल जाएंगे। अभी देख लें, मैं आपको सिर्फ बिफोर क्लोजिंग आई लाइक टू हाईलाइट वन थिंग। पिछले साल से प्याज 40% नीचे है, टमाटर 30% नीचे, मूंग की दाल 30% नीचे है। ये तमाम चीजें भी आम आदमी इस्तेमाल करता है। चलें, वी गॉट योर पॉइंट। पिछले साल की निस्बत आप कह रहे हैं प्याज, आलू, मूंग की दाल नीचे है, बाकी आवाम समझदार है, देखने वाले फैसला कर सकते हैं कि कितना फर्क पड़ा है इन कीमतों के नीचे आने से, और बाकी चीजें जो कीमतें ऊपर गई हैं उसने आपको कितना अफेक्ट किया है। This was, these were like literally dream come true situation होती है ना, कि एक फैंटास्टिकल सीन हो जाए, ये वो वाले मैच। एक चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद आमिर का स्पेल, और इसमें शाहीन, मजा आ गया। आला। ओके, ब्रेक ले लेते हैं। अब्दुल्ला इमोशनल हो गए। माज़रत, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि ये जो अभी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की बड़ी अच्छी ऑब्वियसली परफॉर्मेंस रही, रिजवान, बाबर बड़े बेहतरीन रहे, आसिफ अली की सूरत में अच्छा हिटर पाकिस्तान को मिला। बॉलिंग के डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो कुछ कमी नज़र आई आपके ख्याल में, एंड सिंस आपके पास बड़े स्टैट्स हैं टू सपोर्ट इट, क्या ख्याल है कि ये कैसा रहा सारा मुकाबला? देखें, जो यूएई में है वहाँ पे सेकंड इनिंग्स में ख़ास तौर पे जो आखिरी 5 ओवर्स हैं उसमें बॉलिंग करना वो किसी भी टीम के लिए मुश्किल हो सकता है। हमने देखा कि मिचेल स्टार्क को भी जो फाइनल था उसमें 60 रन्स पड़े। इसी तरह शाहीन अफरीदी का जो ओवर था वो उनके करियर का सबसे एक्सपेंसिव ओवर था। इससे पहले कभी नहीं ऐसा हुआ था कि उन्होंने अपने T20 करियर में 20 से ज़्यादा रन्स दिए हों। फिर हमने क्रिस जॉर्डन को भी देखा जो कि सेमीफाइनल में जब इंग्लैंड हारा तो उसमें भी उन्होंने 20 से ज़्यादा रन्स दिए। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो इतनी बुरी नहीं रही, लेकिन क्योंकि आप सेमीफाइनल में टॉस हार गए और आपको जो है वो टारगेट डिफेंड करना था, तो उसमें जो है हमें शायद ऐसा एक फील आ रहा है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे बॉलर्स ने भी जो है, जितना शादाब खान ने 4 आउट किए, उससे पहले हारिस रऊफ मैन ऑफ द मैच थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, शाहीन अफरीदी मैन ऑफ द मैच थे अगेंस्ट इंडिया। तो आई थिंक ओवरऑल बॉलर्स की भी जो है वो परफॉर्मेंस इतनी ख़राब नहीं थी। नए लड़कों की बात कर रहे हैं, काफ़ी लड़कों को चांस मिलने का इम्कान है। किस को प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए प्रॉबेबली?
देखिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान ज़्यादा चेंजेस तो नहीं करेगा क्योंकि तमाम प्लेयर्स ही जो है वो परफॉर्म करते हुए जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली और यंग प्लेयर्स हैं, कोई सीनियर प्लेयर्स हों तो आप कह सकते हैं जी कि इनको रेस्ट देना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि शुएब मलिक के अलावा तमाम जो प्लेयर्स हैं उनका करियर पिछले 5-6 साल में स्टार्ट हुआ है। हाँ ये है कि मोहम्मद हफीज़ ने ऑलरेडी वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, उन्होंने रेस्ट लिया है, तो उनकी जगह इफ्तिखार अहमद आए हैं। तो इफ्तिखार अहमद हमने देखा था कि भी नेशनल T20 में केपी के लिए बड़ा ज़बरदस्त खेले थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, सबसे ज़्यादा छक्के भी उनके थे, सबसे ज़्यादा रन्स भी उनके थे, तो वो जो है टीम में आएंगे और वो बॉलिंग भी करते हैं। तो आई थिंक नंबर 4 के ऊपर हम देख सकते हैं कि इफ्तिखार अहमद बैटिंग करेंगे जो कि उनकी प्रेफर्ड पोजीशन भी है। तो यही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें नजर आ रही है। और अगर पाकिस्तान सीरीज जल्दी जीत जाता है या अगर पाकिस्तान को लग रहा है कि उनको शाहीन अफरीदी को रेस्ट देना है तो हो सकता है कि हमें शाहनवाज धानी जो है वो एक्शन में दिखाई दें जो कि PSL में। ऑलराइट, ओके, थैंक यू। और ये बाय द वे जल्दी से आप लोगों को बता दें, ये कल होगा पहला मैच T20 पाकिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तानी टाइम से दोपहर 1 बजे स्टार्ट हो रहा है। हाँ, सो टेस्ट मैचेस और T20 मैचेस की सीरीज है। अच्छा, मैंने तो ट्रेलर दिखाना था, मैंने भी ट्रेलर दिखाना था, खैर अब टाइम नहीं रहा, आप लोग देख लें। स्पाइडरमैन का ट्रेलर जो है वो आ गया है और 17 दिसंबर को मूवी रिलीज हो रही है। आई लाइक द ट्रेलर, वी आर गोना सी यू टुमारो, टेक केयर, वेयर अ मास्क।